वेलकम दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस। जो आपको एक ओल्ड पेपर दिखाई दे रहा होगा, ये एमपी का ओल्ड पेपर है 2018 का। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत से क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो टॉप 20 क्वेश्चन मैं यहाँ इंक्लूड करूँगा, तो आपको उसमें से देखना है आपके कितने सही आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्या लिखा है, और ये जो क्वेश्चन है सभी का पैटर्न एक जैसा रहता है। जैसे अभी रीट का भी एग्ज़ाम होना है, राजस्थान टेट का। ठीक है, एमपी टेट वर्ग 3 का भी एग्ज़ाम होना है। ठीक, तो और अभी टीजीटी का भी एग्ज़ाम है। तो मैक्सिमम टेट जितने भी हैं सभी की पेडागोजी जो है वो एक जैसी आती है। ठीक है, तो हम सभी की पेडागोजी के लिए ये जो क्वेश्चन है उनको लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्या लिखा है, आज की कक्षाओं में अब शिक्षार्थियों का स्वागत होता है। यानी कि अगर जब बच्चा शिक्षा उस कक्षा में जाता है तो उसका स्वागत कैसे होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, प्रतिभाशाली, विविध, या प्रतिभाशाली दूसरा यानी ये टैलेंटेड होता है और गिफ्टेड होता है। फिर उसके बाद विशिष्ट, जरूरतमंद, यानी किस प्रकार से जो है शिक्षार्थियों का स्वागत होता है। तो क्या हो जाए इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा विविध। ठीक है, यानी विविध प्रकार से विद्यार्थियों का जो है वो क्या होता है, स्वागत होता है। आगे देखते हैं हम क्या लिखा है, नींद की अल्पावधि कमी शिक्षार्थियों को प्रभावित करती है। यानी कि अगर हम नींद को कम लेंगे, है ना, तो उसकी कमी शिक्षार्थियों में कहाँ प्रभावित करेगी। यानी अगर आप कम नींद लेंगे तो वो आपको कहाँ पे प्रभावित करेगी। क्या वजन में वृद्धि होगी नींद कम लेने से, मधुमेह का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है, और कमजोर प्रतिरक्षा होगी, या एकाग्रता और स्मृति कम करना होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो जो राइट आंसर है वो वजन में वृद्धि तो हो नहीं सकता, ये मधुमेह भी नहीं, कमजोर प्रतिरक्षा नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, एकाग्रता और स्मृति को कम करना, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्या लिखा है, भारत में शिक्षा में असमानता निम्न में से किस कारण कम हो गई है। यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में किसकी वजह से जो है वो शिक्षा का स्तर जो है वो कम हो गया है। ठीक है, असमानता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, धार्मिक हस्तक्षेप, समाज सुधार, संवैधानिक प्रावधान, या सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, तो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, धार्मिक ये सॉरी संवैधानिक प्रावधान। यानी ये जो है संवैधानिक प्रावधान की वजह से भारत में क्या है, शिक्षा असमानता की वजह से कम हो गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये मैक्सिमम क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी की पेडागोजी जो है एग्जाम में, टेट एग्जाम में एक जैसी ही आती है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या लिखा है, NIOS शिक्षा खालिस्तान एजेंसी का एक उदाहरण है। यानी जो NIOS शिक्षा है ना, जो, तो वो किस एजेंसी का एक उदाहरण है। क्या गैर औपचारिक है, औपचारिक है, या एक NGO है, या अनौपचारिक है। ठीक है, अनौपचारिक, गैर औपचारिक और औपचारिक तो आपको पता होगा, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गैर औपचारिक। ठीक है, यानी कि जो NIOS संस्था है वो एक नॉन फॉर्मल यानी कि गैर औपचारिक संस्था है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, ऐसी पारिवारिक और सामुदायिक संसाधन क्या है जिन पर बच्चे सामूहिक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी पारिवारिक और सामुदायिक संसाधन है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो सामूहिक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। क्या वो सदस्यता पूंजी है, संरचनात्मक पूंजी है, राजकोषीय पूंजी है, या सामाजिक पूंजी है। ठीक है, तो राजकोषीय जो पूंजी है उससे तो बच्चों का कोई काम है नहीं, तो ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, है ना। और सदस्यता पूंजी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर जो है वो या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा। तो क्या होगा राइट आंसर, तो वो होगा सामाजिक पूंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि सामाजिक पूंजी। आगे चलते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर सिक्स में, समस्या को सुलझाने की रणनीतियों में छात्रों को संलग्न करने और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के तरीके क्या हैं। यानी कि हम किस प्रकार से जो है वो छात्रों की समस्या को सुलझाने की रणनीतियों में छात्रों को संलग्न करने और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए तरीके क्या हैं। ठीक है,
क्या हम उनको बार बार संबोधित करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों से अच्छे से बात करना? बिल्कुल भी नहीं। आगे उन्हें अतिरिक्त कक्षेतर कार्य यानी एक्स्ट्रा वर्क देके क्या हम ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो बस राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवधारणा गठन, पूछताछ और व्याख्याओं का उपयोग। अगर आप नेगेटिव आंसर को पहले कट कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको टिक करना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऑप्शन 7 में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के तर्क की विशेषता बताई गई है? ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने की बात हो रही है। यहाँ पे आपने दो विधि पढ़ी होंगी, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, बहुत बार रट चुके हैं हम इस चीज़ को। इसके जनक आपको पता है कौन है इसके जनक? तो अरस्तु जो हैं वो आगमन विधि और निगमन विधि के जनक होते। अब बात होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर हम किस विधि में जाते हैं। तो आपको अगर मैं एक ट्रिक बताऊँ शॉर्टकट, क्या उसको बोलते हैं? देखो ओ, ठीक है, सा उस विज्ञा, यानी अगर आप ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आसानी से बन सकेंगे। ठीक है, उस विज्ञा मैंने बताया। तो ऊ से होता है उदाहरण, ठीक है, एस से होता है सामान्य, मतलब विशिष्ट होता है, स्थूल होता है, एस से स्थूल से सामान्य की ओर, बी से होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और ज्ञात से होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी ये सब जो है वो किस में लगते हैं? आगमन विधि में। और इसी के अपोजिट जो होती है वो होती है निगमन विधि। तो जब विशिष्ट से सामान्य की ओर हम यूज़ करते हैं आगमन विधि में, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हम किस में यूज़ करेंगे? निगमन विधि में। सिंपल सी बात है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा निगमन विधि। अगर ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। आसानी से आपको इस ट्रिक से सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि सब पूछ ले जाते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम किस में चलते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। स्मृति का वह कौन सा भाग है जो वैसी सूचना संग्रहित करता है जिनकी सचेत रूप से जानकारी नहीं रहती है? ठीक है, तो किस में होता है ऐसा? क्या दोहरी स्मृति में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। स्पष्ट स्मृति में? नहीं। और अंतर्निहित स्मृति? बिल्कुल हो सकता। और सुगढ़ स्मृति, ये ऐसे ही दिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्निहित स्मृति, यानी जो हमारे अंदर स्मृति होती है जिस पे आसानी से हमें याद आ जाता है, वही होता है राइट आंसर। ये है अंतः स्मृति। ठीक है, आगे देखते हैं। वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के पूर्व संपर्क में आने से बात का स्मरण आसान हो जाता है? तो क्या है? व्युत्पत्ति, अचेतन प्रत्यक्षीकरण, अवचेतन स्मृति या प्राइमिंग, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो है वो होगा प्राइमिंग। ठीक है, अब वीडियो को पहले रोक के अपना आंसर टिक करें, उसके बाद आप आंसर को देखें कि राइट आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा है। किस परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? यानी कौन सी परीक्षा जब होती है तो उसके बाद बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? क्या बाल अंतर्बोध है यानी CAT, कौन सा चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट, है ना। और TAT, इसके जनक कौन है? CAT के। ठीक है, ये आपको बताना है। और TAT के जनक क्या है? TAT के वो मार्गन मुर्रे, है ना। और CAT के जनक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है कौन सा? बाल अंतर्बोध परीक्षण, CAT, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या लिखा है। शिक्षार्थी स्वायत्तता किस की विशेषता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है औपचारिक शिक्षा की, पारंपरिक शिक्षा की, प्रगतिशील शिक्षा या समावेशी शिक्षा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा। ओके, आगे। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट मापता है, यानी रेवेन ने जो ये प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट दिया था वो क्या नापता है? क्या बुद्धि, व्यक्तित्व, मनोवृत्ति या प्रेरणा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा बुद्धि, है ना। रेवन ने ये प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट का दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। आगे चलते हैं, क्या लिखा है। पियाजे के अनुसार बच्चों का विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? पियाजे कौन थे? पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, आपको पता है ना। तो ये हो पियाजे, तो आपको पता है पियाजे का सिद्धांत भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? श्राव्य का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, ने 4 चरणों में दिया था। कौन कौन सी? मूर्त, अमूर्त, ठीक है, संवेदीगामा अभिक्रिया, औपचारिक, अनौपचारिक, ये 4 जो थी वो पियाजे ने दी थी, आप लोगों को पता है। ठीक है, मूर्त, अमूर्त, संवेदी यानी वो 0 से 2 वाली पहली, ठीक है, पहली 0 से 2 मूर्त वाली इंद्रियगामक अवस्था उसी को बोलते हैं। ठीक है, फिर 5 से 7 वो मूर्त हो जाती है, 11 से 15 अमूर्त हो जाती है, और उसके बाद
लास्ट हो जाती है चौथी औपचारिक अवस्था, है ना। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है। कई लोग उस समय जब भी सुन रहे थे राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी जीवित थे। उन्हें ठीक से याद है कि वहाँ कहाँ थे और क्या कर रहे थे। यहाँ किस प्रकार की स्मृति दर्शाई गई है, यानी किस से दिया गया था, किस स्टेटमेंट टाइप में ये दिया गया, तो कौन सी स्मृति। पूर्व दीप्ति थी, घोषणात्मक बिल्कुल भी नहीं, अंतर्गत, संवेदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दीप्ति। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्व दीप्ति हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं क्या लिखा है। शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, यानी किस श्रेणी के अंतर्गत उनको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साधारण, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ 15 क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया था। नेक्स्ट वीडियो में अगले 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाला वीडियोस या आगे आने वाला जो इसका पार्ट है वो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। ठीक है, और एग्ज़ाम, मैक्सिमम एग्ज़ाम जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में बाल विकास तो पूछी ही जाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।